हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने कर चुके। ये हम पीडीएफ के तरह लेके आए हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। हमने मेन पॉइंट है जो उनको हाईलाइट कर लिए हैं। हम वो जो मेन पॉइंट है हम उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। तो स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज। तो इसमें जो स्टार्टिंग में मेन पॉइंट है हमारी इम्पोर्टेंट, उनको हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। फर्स्ट पॉइंट है ये, आरंभिक मानव वे इधर उधर क्यों घूमते थे। यानी कि किसी चीज़ की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, लेकिन किस कारण, ये हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रह रहे हैं। मतलब जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वो अपना आजीविका किस प्रकार से चलाते थे, कैसे करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संहारक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। मल मूल, दाने, पेड़ पौधे, अंडे इकट्ठा किया करते थे। यानी कि जो जंगली थे, वो जो रहते थे 20 लाख साल पहले, वो शिकार करके अपना आजीविका चलाते थे। वो मतलब खेती करके, मछलियाँ पकड़कर, पेड़ पौधों के द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे तथा अपना भोजन का इंतजाम करते थे। यह है इस फर्स्ट पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट है। नेक्स्ट, ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुमसे ऐसे गुण और ज्ञान हैं। आखेटक खाद्य संघारक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। यानी कि वे एक जगह से, यानी स्थानांतरित कृषि के बारे में हमने पढ़ा है, ये उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि वो एक जगह पर रह के क्यों नहीं शिकार करते थे, वो अलग अलग जगह पे क्यों जाते थे। हम अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किन किन कारणों के कारण वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। फर्स्ट पॉइंट, पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों का खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। यानी कि मान लो हम एक ही जगह पर रहेंगे और भेड़ बकरियाँ होएगी, हम उन्हीं को खाते रहेंगे तो वो एक जगह पे ख़त्म हो जाएगी और हमें शिकार करने के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा। फिर इसलिए वो पहले से ही मतलब एक जगह पर शिकार करके फिर वो भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाते थे ताकि संतुलन बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी मतलब जब हिरन को एक जगह पे घास खत्म हो जाती है मौसम के अकॉर्डिंग, तो वो अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। तो इंसान भी उन जानवरों के साथ पीछे पीछे अपने भोजन की तलाश में जाते थे। यह है सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है, तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते हैं। फल फूल पेड़ पौधे यानी कि आम जैसे सर्दियों में, गर्मियों में, तो ऐसे जो अलग अलग फ्रूट है, फल है, सब्जियां हैं, वो अलग अलग मौसम में अलग अलग टाइम में आती है। जैसे कि मटर वगैरह है, वो सर्दी के मौसम में आती है। आम वगैरह है, वो गर्मी में आते हैं। ये फल फ्रूट के अकॉर्डिंग जैसे वो अपने अकॉर्डिंग मौसम में तलाश में और भोजन की तलाश में जाते रहते थे। यह है थर्ड पॉइंट। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पीने पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यानी कि इस पॉइंट में ये है कि जो पानी है, वो जैसे नदियाँ हैं, वो मौसम के अनुसार होती है कई, और कई होती है 12 माह। जो मौसम के अनुसार होती है वो बारिश आएगी तो ही भरेगी, इसीलिए वो पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे ताकि उनको उपयुक्त जल मिल सके और वह अपना आजीविका चला सके। यही पॉइंट है इसमें। मतलब जो खाद्य संघार एक जगह पर रह के अपना शिकार क्यों नहीं करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी की मतलब अब हम पढ़ेंगे वो लोग अपने शिकार कैसे करते थे, किन किन हथियारों का इस्तेमाल करते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पुरातत्व को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण
और उपयोग आखेटक खाद्य संगारक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यानी कि उन लोगों ने जो औजार बनाए थे वो किस किस के बनाए थे? लकड़ियों के और पत्थरों से। उनसे ये जैसे कि ये है, पहले ये आए, फिर ये, फिर ये, मतलब ये 5 तरह के हमने देखने को मिल रहे हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये पत्थर से बने प्राचीनतम औजार है, मतलब ये वाला जो क्या है ये सबसे प्राचीनतम औजार है। इन ये सेकंड वाले इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया था। थर्ड, इन्हें और बाद में बनाया, मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग डेवलप होते गए, ये इस तरह से हथियार बनाए गए। इन्हें लगभग जो ये वाले इनको 10,000 साल पहले बनाया गया था। इनको कब बनाया गया? 10,000 साल पहले। और ये गुड को और ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए थे हमें ये वाले हथियार। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पत्थरों के औजार कुछ उपयोग बताए गए, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इन किन पत्थरों का क्या क्या उपयोग है। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है पत्थर के औजार का उपयोग जो बाई तरफ है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसका प्रयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने, यानी कि हम मूली, शलगम, उनको खोदने वगैरह जो ज़मीन में उगती है उनको खोद के निकालने के लिए इसका उपयोग करते थे। और जो ये वाले हैं जानवरों की खाल, यानी कि कोई भी जानवर है हम उनसे उनकी खाल का उपयोग करके सुई का काम करते हैं, सिलाई मशीन की तरह उसका काम करते थे ये इन पत्थरों का उपयोग करके। नेक्स्ट है लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये जो है ना मैप, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैप है। इसके अंदर हमें बहुत सारी जगहों के देखने को मिलेंगे। अब उन जगहों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले है ये सारी जगह वो है जहाँ पे हमें अवशेष मिले हैं उसके, क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता वगैरह के कहाँ पे कौन से रहते थे लोग, किससे क्या संबंधित है, ये सारों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लाल त्रिकोण वाले स्थान जैसे कि ये भीमबेटका, उसंगी और कुरनूल गुफा, जहाँ पर आखेटक खाद्य संगारक होने के प्रमाण मिले, यानी कि यहाँ पे शिकारियों के प्रमाण मिले। इनके अलावा भी और कई स्थान हैं जहाँ पे शिकारियों का संगारक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातन नदियाँ और झील झरने के किनारे पाए गए हैं। ये वाला मैप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ये आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ लोग पत्थरों और औजारों से बनाते थे उस यानी कि जहाँ पर औजारों का उपयोग किया जाता था उन स्थलों को क्या कहते थे? उद्योग स्थल कहा जाता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ पर हथियारों का बनाए जाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता था। भीमबेटका, जो हमने ऊपर बताया भीमबेटका, इसके बारे में है। आधुनिक मध्य प्रदेश आवासीय पुरस्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। मैप देखते हैं, आप देख सकते हो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ये विंध्य पर्वत और नर्मदा घाटी के ऊपर का एरिया है जहाँ पे इसके भीमबेटका है, और ये मध्य प्रदेश के ऊपर के इलाके में आते हैं। हम इसके बारे में अब डीपली पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता था। ये जो पैराग्राफ है इसको एडिट आउट कर लेते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरस्थलों के बारे में आपको अलग अलग अध्यायों में बताया जाएगा। यानी कि जो लोग रहते थे बर्तनों और औजारों का प्रयोग करते थे, जब उन लोगों ने छोड़ी हुई जगह तो वो वहीं पे रह गई।
कुछ धरती के अंदर चली गई, कोई ऊपर आ गई, कोई समुद्र में दब गई, तो कोई नदी के तल में रह गई। ये वो जगह होती है पूरा स्थल, उनके बारे में। नेक्स्ट है पाषाण और औजारों का निर्माण कैसे किया जाता था, इसके बारे में पढ़ते हैं। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता और दूसरे हाथ से पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक स्लग निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए, यानी कि उस पत्थर को तब तक उसको घिसा जाता था जब तक वो पहना ना हो जाए, मतलब उपयोग लायक ना बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे तरीके को दबाव स्लग तकनीक कहा जाता था। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से स्लग निकाली जाती है। जैसे कि हमने ऊपर वाले से पढ़ा है, वो नुकीला ना हो जाए, जब तक जब वो नुकीला बन जाएगा तो हम उसे हथौड़ी का रूप दे देंगे और फिर उसका उपयोग करके हम ये दूसरी तकनीक वाला पत्थर का बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आज की खोज। मानचित्र 2 में हमने कुरनूल गुफा पढ़ते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा, ये रही कुरनूल गुफा, ये है हैदराबाद की तरफ कुरनूल गुफा। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राख के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? कुरनूल गुफा में। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, यानी कि हमने कहा है कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो मतलब जब यहाँ पे हमें आग राख के अवशेष मिल गए तो आग जलाते थे वहाँ के लोग, तो ही हमें राख के अवशेष मिले हैं। तो उस समय में भी लोगों के पास आग की सुविधा थी। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, और खतरनाक जानवरों को, मतलब कोई जानवर हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उसको दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग किया गया होगा। आज हम आग का उपयोग इसलिए करते हैं। बदलती जलवायु, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेज हुए थे उसमें क्या क्या बदलाव आए थे, वो वाला पैराग्राफ है, ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। लगभग 22,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों बड़ी संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहा करते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनको खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई हो। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बांटना शुरू कर दिया हो। जैसे कि इस समय में क्या क्या हुआ था, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाजों का खेती होने लग गई थी और इसमें मछली भी भोजन का एक पार्ट बन गई थी। मतलब ये दो पॉइंट है जो बदलती जलवायु में क्या क्या परिवर्तन हुए। गेहूं, जौ और धान की खेती होने लगी और मछली भी भोजन का एक पार्ट बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नाम और तिथियां। नाम और तिथियां, जैसे कि कौन से काल कितने टाइम तक था, और महापाषाण काल हो गया और प्राचीन काल हो गया, मध्य काल हो गया, ये सारों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण कहते थे। जो स्टार्टिंग का काल था उसको क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल। ये दो शब्दों से बना, यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है, यानी कि पत्थर युग। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पर, यानी कि वो था 20 लाख से लेके 12,000 तक साल के जो टाइम पीरियड था उसे हम क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल की है। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोलिथ, ये इंग्लिश का वर्ड है। इसका लगभग समय 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल के पाषाण
औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियाँ के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। यानी कि आरी का प्रयोग हम करते हैं ना, उसको उससे बनाए गए होते हैं ये हड्डियाँ और औजार। हड्डियों से बनाए जाते हैं ये, और लकड़ियों से बनाए जाते हैं ये वाले औजार। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं, बनाए जाते रहे। मतलब जो पहले वाले हथियार थे उनका उपयोग बंद नहीं हुआ था, वो भी कंटिन्यू चलते रहे। इसके साथ साथ अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवयुग नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नवपाषाण युग के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भारत में शतुरमुर्ग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में शतुरमुर्ग के अवशेष कहाँ पे मिले थे और उनका प्रयोग, उनके अंडों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता था। जैसे कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरस्थल से शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन किया गया भी मिलता है। मतलब जो इनके अंडे थे उस पर कुछ ड्राइंग की गई है, और उन अंडों से क्या बनाया जाता था, मनके, यानी कि जो मोती होते हैं वे बनाए जाते थे इनके अंडों से। नेक्स्ट है हुसंगी। हुसंगी के बारे में हमने बताया था आपको। मैप 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 ये रहा हुसंगी। जो दो रेड पॉइंट थे उनके बारे में हम अभी रीड आउट कर रहे हैं। भीमबेटका हो गया, कुरनूल गुफा हो गया, अब है हुसंगी। मानचित्र 2 में हुसंगी को हमने देख लिया। यहाँ पे पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थल से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। और जो ये ग्रीन लाइन से मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखना, अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। कौन से पत्थर से बनते थे औजार? चूना पत्थर से। नेक्स्ट पॉइंट, ये हम रीड आउट कर लेते हैं। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पुरस्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल के छात्रों ने की थी। इस तरह की चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। मतलब अलग अलग रंगों से इनको बनाया गया है। इन रंगों को लोहा एसक और चारकोल जैसे खनिजों से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन जो रंगों का प्रयोग किया गया है किससे बने हैं, वो बने हैं लोहा एसक और चारकोल जैसे पदार्थों से, खनिज पदार्थों से इनको निर्माण किया गया है। ये हमने रीड आउट कर लिया, ये वाला पैराग्राफ भी। ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ पॉइंट है हेडलाइन, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य पाषाण था 12,000 से लेकर 10,000 साल। नवपाषाण युग 10,000 साल के पहले वाला। ये हमारा चैप्टर हो गया। हमने इसके बारे में रीड आउट कर लिया कि कौन कौन से मेन पॉइंट है। जो ये मैप है, सबसे इम्पोर्टेंट ये मैप है, इसको हम याद कर लेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे था। ठीक है, और इसको अच्छे से रीड आउट करके इसको मतलब माइंड में रख लेंगे कि ये सारे पॉइंटों के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। जैसे कि ये है बुरछोम, मेहरगढ़, कोलिडा, चिरांद, महागढ़ा, हुल्लूर। ये मतलब हम जैसे जैसे अपना चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक चैप्टर में इनके बारे में कुछ ना कुछ रीड आउट करेंगे। इनसे रिलेटेड ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। मतलब इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन कवर हो जाएगी। और पत्थरों के बारे में हमने पढ़ा। इसमें हमारा हो गया पूरा पाषाण काल हो गया और मध्य पाषाण काल हो गया। अब हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस चैप्टर की हमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ये हाईलाइट वाली, ताकि आपको ज़्यादा डीपली से ना रीड आउट करना पड़े और आपको हेल्प मिल जाए। तो थैंक्स टू वॉच माई वीडियो एंड प्लीज़
give your support to provide all part all content for you. Thanks, my dear student.